कानपुर में हिंसा की आंच और दिल्ली पुलिस में जांच के बीच बीजेपी से सस्पेंड की गई नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ आखिरकार दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वेमनेस फैलाने वाले बयानों के आरोप में पहली एफआईआर में नुपुर शर्मा का नाम शामिल है। इससे पहले महाराष्ट्र में कई जगहों पर नुपुर के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं और पेशी का फरमान भी निकल चुका है। दिल्ली में दर्ज दूसरी एफआईआर में बीजेपी से निकाले गए नवीन कुमार जिंदल, मौलाना नदीम समेत दूसरे कई लोगों के नाम शामिल हैं। इन लोगों पर सोशल मीडिया में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने सख्ती से अब कदम उठाया है, एफआईआर दर्ज की है। तो आपको बता दें, नुपुर शर्मा की मुश्किलें इस लिहाज से भी बढ़ती जा रही हैं। पहले अपने बयान पर उन्होंने हालांकि माफी मांगी थी, बावजूद इसके बीजेपी से उनको निकाला गया। उसके बाद महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और अब दिल्ली में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जल्द ही महाराष्ट्र की तरफ से उनको समन भी भेज दिया गया है। जल्द ही उनको कोर्ट के सामने भी पेश होना होगा। तो फिलहाल आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नफरती जुबान, दिल्ली पुलिस में दर्ज केस और मुकदमे। नवीन जिंदल के खिलाफ भी मुकदमा एफआईआर दर्ज किया गया है। तो बृहस्पति को 6% था और शुक्र को 18% था। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, यानी नुपुर और नवीन जिंदल, यानी वो सारे नाम जो बयानों से स्थिति खराब करने में जुटे हुए थे, उन सब के खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हुई है। बिल्कुल, और 2 एफआईआर दर्ज हुई है। एक एफआईआर, जो पहली एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की, वो नुपुर शर्मा के खिलाफ की थी। वो एफआईआर दर्ज हुई थी जो टीवी पर डिबेट के दौरान जो बयान दिया गया था उसके बाद, क्योंकि उसके बाद जो विवाद पैदा हुआ, उस बयान को जब दिल्ली पुलिस ने देखा, उससे जुड़ी कुछ शिकायतें दिल्ली पुलिस को मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, धार्मिक भावना भड़काने का, 2 संप्रदायों के बीच दूरियां बढ़ाने की। इसके अलावा नुपुर शर्मा के इस बयान के बाद उन पर लगातार सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए उनको धमकी दी जा रही थी। ये शिकायत नुपुर शर्मा ने दिल्ली पुलिस से की थी और इसके बाद नुपुर शर्मा को इस मामले में सुरक्षा भी मिली थी। इस बीच जो ये विवाद शुरू हुआ, तो इस विवाद को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पे अलग अलग जगहों से लोगों ने कमेंट करना शुरू किया और उन कमेंट पे, चूंकि दिल्ली पुलिस का एक विंग है जो सोशल मीडिया पर लगातार बारीकी से नजर रखता है, साइबर यूनिट का ये विंग है स्पेशल ब्रांच का, और वो बेहद करीब से इसको मॉनिटर करता है। इसी दौरान कई लोगों के नाम भी सामने आए और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें नवीन जिंदल समेत 8 लोगों के नाम है। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों एफआईआर को दर्ज करने के बाद दोनों में कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ने तमाम सबूत जुटाए, जो भी मैसेजेस लोगों के द्वारा डाले गए थे, जो विवाद का कारण बन सकते थे या जो धार्मिक भावना भड़काने की वजह हो सकते थे, तो ऐसे लोगों को उसको उन्होंने अपने पास सिक्योर कर लिया। और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस अगला कदम ये उठा रही है यहाँ पर कि सभी को नोटिस भेजा जाएगा जांच में शामिल होने के लिए। जी बिल्कुल, तो अब देखिए सभी जो लोग इसमें शामिल हैं उनको नोटिस भेजा जाएगा। हिमांशु, जरा ये भी बताइए, क्योंकि नुपुर और नवीन जिंदल, इनके बयान तो सामने हैं और पता है कि किस तरीके के बयान उन्होंने दिए। बाकी जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कई नाम शामिल बताए जा रहे हैं, उन्होंने किस तरीके के बयान दिए थे और कितने और नाम हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, एक एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें नुपुर शर्मा का नाम है। दूसरी एफआईआर जो दर्ज हुई है, जो सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के लिए है, उनमें नवीन जिंदल और 7 दूसरे लोगों का भी नाम है। कुल 8 नाम अभी तक उस एफआईआर में है। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो इस केस में, इस एफआईआर में और लोगों के नाम जुड़ जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज जो है, जो विवाद शुरू हुआ डिबेट के बाद, उस विवाद के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जाकर के टिप्पणी करनी शुरू की। किसी ने इस लोगों को भड़काने का काम किया, जिनका ऐसा लगा कि जो विवाद हुआ है उसमें लोग उसे और भड़का रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कोई नुपुर शर्मा के खिलाफ लिख रहा है। नुपुर शर्मा ने जो शिकायत दी है उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी न सिर्फ दिल्ली के कुछ इलाकों से जो ट्वीट हुआ, देश के कुछ इलाकों से हुआ, बल्कि देश के बाहर से भी कई सारे ट्वीट्स ऐसे आए जिसमें इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और दूसरे देश जहां से उनको धमकी दी गई और इनके कई सारे फोटोज का भी यूज किया गया। इसके बाद कई सारे और यूजर्स ने भी लगातार ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो ठीक नहीं है और जिसकी वजह से पुलिस ने एफआईआर की और अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। दरअसल इन सारे ट्वीट्स को देखा जा रहा है क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मौका मिला है कि जब भी इस तरीके की कोई बात सामने आती है तो कई सारे
प्रोपेगेंडा से जुड़े लोग जो फेक आईडीज बना करके देश के बाहर से ऑपरेट करते हैं, वो लोग ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं और ऐसी बातें लिखते हैं जिसकी वजह से ऐसे मौके का फायदा उठाया जा सके और माहौल को भड़काया जा सके, माहौल को खराब किया जा सके। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर ऐसी कोई आईडी मिलती है तो उसे ब्लॉक करने के लिए कहा जाएगा और अगर कोई शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब अगला कदम दिल्ली पुलिस का फिलहाल यह है कि जिन लोगों के नाम एफआईआर में है उन्हें वो नोटिस देकर के पूछताछ के लिए बुलाएगी। ठीक है जी, आप रहिए और नजर बनाए रखिए। तो देखिए, नुपुर शर्मा को पार्टी सस्पेंड करके सजा दे चुकी है, पुलिस में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन कानपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी शोर भरपूर है। वो वैसे भरपूर आक्रमण कर रहे हैं तो मां भारती पूछ रही हैं कि क्या नुपुर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? गल्फ कंट्रीज में यह मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। बीजेपी ये इनके हरकतों से बीजेपी डेलिबरेटली अपने लोगों को बोलती है जाकर गाली दो, हेट की जो स्पीचेस हैं वो करते रहो, नफरत पैदा करो मुसलमानों के ताल्लुक से देश में। और जब मामला गर्म हो जाता है बीजेपी फौरन बोलती है नहीं 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 हम तो माफी चाहते हैं, इनको हटा दिया हमने। क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? क्या 295 153 आईपीसी नहीं है क्या? वो सिर्फ खाली प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले तो होगा? अरब देशों की जो प्रतिक्रिया है उसको संभालने का काम तो हमारी केंद्र सरकार भली भांति कर लेगी। जो उसने भूल की नूपुर ने कि पार्टी लाइन और नीति जो होती है उससे बाहर प्रवक्ता नहीं जा सकता, तो हमारी पार्टी किसी के लिए नफरत भरी भाषा बोलने के लिए कभी भी कोई स्वतंत्रता नहीं देती और उसके कारण पार्टी ने उस पर जो कार्रवाई कर दी वो उचित है, ठीक है। उसने खेद भी व्यक्त कर दिया है और जिस तरह से उसको धमकियां मिल रही हैं इस पर तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के मुख्य लोगों को इस पूरे कृत्य की निंदा करनी चाहिए और इस बारे में उसको जितनी आवश्यक हो सके उतनी सुरक्षा देनी चाहिए। मैंने अभी एक जगह और बात करती हूँ कहा कि उसकी इसके कारण वी कैन नॉट थ्रो हर टू वॉल्व्स, हम उसको भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते, इसलिए उसकी सुरक्षा पूरी करनी चाहिए। ये मुसलमान पत्थर फेंका, मुसलमान पत्थर फेंका। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। याद रखो ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सबके दूसरे दूध के धुले हुए? भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को संभल के रहना है कि हमारी जो 140-50 साल की तपस्या का फल है इस पे हमें कूड़ा नहीं फेंकना है, हमको बहुत संभल के रहना है। यो यूपी में हम संभल के नहीं रहे, बहुत गलत हुआ है। जातिगत राजनीति भयंकर हुई, धर्म के आधार पर राजनीति भयंकर हुई, गाली गलौज भयंकर हुआ। अब ये नफरत के जहर का सैलाब है, इस पर ठंडा पानी डालना ही पड़ेगा। उधर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सीधे सरकार को सवालों पर ले रहे हैं। उद्धव का कहना है कि बीजेपी के लिए खड़े ने दुनिया में देश को शर्मिंदा कर दिया है, तो बीजेपी पहले ही अपना रुख साफ करके नुपुर को सजा दे चुकी है। कधीही शिवसेना प्रमुखांनी इस्लाम किंवा मुसलमानाचा मुसलमान म्हणून द्वेष करा, त्याला तोडा फोडा झोडा हे आपल्याला सांगितले कधी? सांगू शकत नाही, कारण शिवाजी महाराज की जय म्हटल्यानंतर जय छत्रपती शिवाजी महाराज, कुराण सापडल्यानंतर सुद्धा त्याचा मान ठेवत होते। ते संस्कार आमच्यावरती झालेले आहेत, आम्ही दुसऱ्या धर्माचा द्वेष करत नाही। अनेकदा शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलेलं आहे की प्रत्येकाने आपला धर्म हा आपल्या घरात ठेवायचा आणि घराबाहेर जेव्हा आपण पाऊल टाकतो तेव्हा हा देश हाच माझा धर्म हे समजून बाहेर पाऊल टाकायचं। पण आज एका भाजपच्या कोणत्या तरी प्रवक्त्याने त्या प्रेषिताचा अपमान केला। काय संबंध, काय तुमचा संबंध काय? आपल्या देवदेवतांचा अपमान कोणी करायचा नाही, तसंच त्यांचे करण्याची तुम्हाला काही गरज नाहीये। पण तो अपमान केल्यानंतर सगळे मिडल ईस्ट अरब देश एकत्र झाले आणि त्यांनी आपल्या देशाला गुडघ्यावरती आणलं।
पण शेवटी माझ्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, त्यांचा फोटो कचरा कुंडीवरती लावला जातो आणि हे आम्ही नुसतं बघत बसायचं. कोणामुळे ही परिस्थिती आली? भारताने माफी मागायची, आपल्या हिंदुस्थानने माफी मागायची, काय देशाने काय केले? और अब बात जरा कानपुर हिंसा की भी कर लेते हैं। कानपुर हिंसा को लेकर पुलिस और एसआईटी की जांच तेज होती दिख रही है। पीएफआई कनेक्शन को लेकर पहले ही 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके खाते खंगाले जा रहे हैं कि कहीं से फंड आया, वो रास्ता क्या था, वो रास्ता तलाशा जा रहा है। हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस सीसीटीवी से लेकर पोस्टर से उन चेहरों की पहचान कर रही है जिन्होंने हिंसा वाले दिन हाथों में पत्थर थाम रखे थे। तो अब तक 50 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। पीएफआई कनेक्शन में 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। जो व्हाट्सएप चैट है वो सामने आ रही हैं। अब उनके आधार पर यह देखा जा रहा है कि क्या कहीं बाहर से फंडिंग भी इस पत्थरबाजी के लिए हुई थी क्या। कानपुर की जिस नई सड़क इलाके से पत्थरबाजी का दौर बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शुरू हुआ, वो था चंद्रेश्वर हाता। ये चंद्रेश्वर हाता ही वो जगह थी जहां से सबसे पहले पत्थरबाजी हुई। चंद्रेश्वर हाता में करीब 50 से 60 हिंदू परिवार रहते हैं। पत्थरबाजी की शुरुआत के वक्त इन लोगों ने आरोप लगाया, यहाँ के लोगों ने, कि सिर्फ इस बस्ती को निशाना इसलिए बनाया गया ताकि ये लोग जो परिवार यहाँ पे रहते हैं, पुश्तों से रहते आए हैं, वो यहाँ से छोड़कर चले जाएं। लेकिन आज इस चंद्रेश्वर हाता का यही एक गेट है और इससे घूमकर एक दूसरा गेट, यानी एंट्री कह सकते हैं, एग्जिट कह सकते हैं, और एक दूसरा गेट है और इसी गली के दोनों तरफ परिवार रहते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों ने एक पोस्टर लगाया है। ये पोस्टर आपको दिखाते हैं। ये भगवान नरसिंह का ये पोस्टर है और लिखा है पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। यानी पलायन नहीं, यानी हम यहाँ से छोड़कर नहीं जाएंगे, पराक्रम करेंगे, यानी अब हम बहादुरी के साथ यहाँ रहेंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो परिवार के लोग पहले दिन से कह रहे थे कि यहाँ से वो कुछ जो भूमाफिया हैं, जो बड़े लोग हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, जिन्होंने इस पूरे इलाके में ऊंची ऊंची इमारतें बना रखी हैं, अब उनकी निगाह इस इमारत पर है, इस जगह पर है जो अरबों की संपत्ति है। वो चाहते हैं यहाँ से परिवार चले जाएं और यहाँ पर भी वो ऊंची इमारतें बना दें। यही वजह है कि अब इन लोगों ने लिखा है कि पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक। संतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। संतोष, जिस तरीके से ये जांच आगे चल रही है, 50 से ज्यादा गिरफ्तारी, व्हाट्सएप चैट खंगाले जा रहे हैं, पीएफआई कनेक्शन खंगाला जा रहा है और क्या फंडिंग भी इनको हुई ये भी खंगाला जा रहा है। इस बीच क्या जो पोस्टर्स हैं उनसे स्थानीय लोगों की मदद भी पुलिस वालों को मिल रही है? कुछ और गिरफ्तारियां भी आने वाले दिनों में हो सकती हैं। जांच किस तरीके से आपकी नजर में बढ़ती हुई? देखिए, सबसे अहम बात कि जो पुलिस के द्वारा जो पोस्टर्स जारी किए गए उसका पुलिस को बहुत लाभ मिला। जब पहला पोस्टर 40 लोगों का जारी हुआ, उसी के 2 से 3 घंटे के अंदर 3 से 4 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए, उनकी जानकारियां पुलिस के पास पहुंच गई। तो जाहिर है कि पुलिस को इसमें सफलता मिली। अब अगर जांच की बात करें तो सबसे अहम जो इस पूरे कानपुर हिंसा मामले में जो कैरेक्टर है वो है जफर हयात हाशमी। जफर हयात हाशमी मेन कॉन्स्पिरेटर है, मुख्य साजिश करता है, जिसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली गई। कल इसको 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर फैसला सुरक्षित है। आज उस पर फैसला आ जाएगा कि कोर्ट कितने दिन की पीसीआर मंजूर करता है। पीसीआर के बाद ये सामने आएगा, जो सवालात होंगे, जो पूछताछ होगी जफर हयात हाशमी से, तो उसमें पीएफआई कनेक्शन भी होगा। कानपुर हिंसा की साजिश का कब से ताना बाना बुना जा रहा था, क्या वजह थी कि उसने जो प्रशासन से बात करने के बाद अपने कॉल को वापस ले लिया, फिर अचानक से कॉल कर दिया और हिंसा फैल गई। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो जफर हयात हाशमी से पूछताछ में सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी पुलिस की जो जांच है वो लगातार बढ़ती जा रही है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में अगर अब तक अगर देखा जाए तो 54 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गौना में भीड़ की हिंसा का मामला सामने आया है। 3 मुस्लिम समुदाय के लोगों को भीड़ ने न सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि धार्मिक नारे भी लगवाए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, और बोलो जय श्री राम, बोलो बोलो बोलो, कान तबला ये सब रखो नीचे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम,
बोल जय श्री राम, जय श्री राम। और बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। गोंडा के एक गांव में चादर लेकर दान मांगने पहुंचे मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों की जान सांसद में फंस गई। हुलिये और कपड़ों के चलते ये तीनों गांव के कुछ लोगों के निशाने पर आ गए। शुरुआत पहचान पूछने से हुई। तीनों का आधार कार्ड मांगा गया। आधार निकालो, तू आधार निकालो फटाफट। क्या नहीं लिखा? अब मार तो मार। तीनों ने आधार कार्ड साथ नहीं होने की बात कही तो ग्रामीणों का गुस्सा और भड़कने लगा। हाथ में लिए डंडे से एक युवक ने तीनों को धक्का देना शुरू कर दिया। क्या नाम है? तेरे बाप के क्या नाम है? बताओ। आधार दिखाओ। मार तो मार। आधार कहाँ है? आधार कहाँ नहीं क्या? बात शुरू हुई थी पहचान पर शक के साथ, लेकिन जल्द ही मामले ने अलग ही रंग लेना शुरू कर दिया। तीनों को कान पकड़कर उठक बैठक करने का फरमान सुना दिया गया। तो गलती ना हुई भैया, पंडित के काम कहूँ ना जा। भीड़ से घिरे तीनों लोगों को समझ आ चुका था कि जरा भी नानुकुर जान पर भारी पड़ सकती है। लिहाजा तीनों ने तुरंत हुक्म उदूली भी शुरू कर दी। लेकिन इतना काफी नहीं था तो दबंगों ने इनसे धार्मिक नारे लगवाने भी शुरू कर दिए। बोल जय श्री राम, जय श्री राम। और बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। जोर से बोलो, जय श्री राम। गांव में शुरू हुआ ये तमाशा जंगल की आग की तरह फैला। जिसे खबर लगी वो देखने के लिए मौके पर भागा चला आया। इस बीच कुछ लोगों ने इस हरकत का विरोध किया और दबंगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन डंडे के जोर पर उन्हें भी पीछे धकेल दिया गया। आधार लेके आओ तब पहले बताओ कहाँ से आए हो? इनके देख लो, इनके लिए। अरे तू जा यार, से दूर हटो, तोरे से बहुत से बुला रहा था, बहुत दूर जाओ फालतू बच्चे। ऐसे तमाशों का अंत कितना खतरनाक होता है ये दुनिया कई बार देख चुकी है, लेकिन इन तीनों की किस्मत अच्छी थी कि वो तस्वीरें या नहीं दोहराई गई। जबरन धार्मिक नारेबाजी, बदसलूकी और धक्का मुक्की से बेजार हुए तीनों लोग जैसे तैसे गाँव से निकलने में कामयाब रहे। ये गनीमत ही थी कि जान सलामत रही, वरना भीड़ में कुछ लोग तो इन्हें कानपुर के पत्थरबाज करार देने पर भी तुले हुए थे। अरे आतंकवाद अभी कानपुर में परसों उतना पत्थरबाजी की ही नहीं कि पूरा मारी नहीं सब मिटाई दी थी। दबंगों ने अपनी बहादुरी के अंदाज में अपनी इस करतूत का वीडियो भी बनाया था। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस तक भी पहुंच गया। तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना में शामिल बाकी लोगों को भी हिदायत दे दी गई है। कानूनी एक्शन से शायद अगली बार ऐसा करने से इनके कदम ठिठकें, लेकिन जहन में भरी नफरत का इलाज करने वाला कोई कानून नहीं है। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। मूसेवाला मर्डर केस में भटिंडा से शॉप शूटर केशव और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। केशव पर हत्यारों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। केशव 29 मई को केकड़ा के साथ देखा गया था और यह बताया जा रहा है कि केशव केकड़ा और निक्का से सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी की थी। वहीं केकड़ा कनाडा में बैठे गोल्डी बरार को फोन पर पल पल की जानकारी दे रहा था। केशव को भी गोल्डी बरार ने ही जेल भेजा था। केशव के साथ ही पंजाब पुलिस ने उसके साथ चेतन को गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस की 6 से ज्यादा टीमें सिद्धू केस के शूटरों की तलाश कर रही हैं। तो मूसेवाला मर्डर केस में 2 और गिरफ्तारी हुई है। शार्प शूटर केशव गिरफ्तार किया गया है और केकड़ा के साथ ही ये शार्प शूटर केशव देखा गया था। वो केकड़ा जो फैन बनकर सिद्धू मूसेवाला की थार जीप के पास पहुंचता है। इस हत्याकांड से 15 मिनट पहले वो वहां मिलता है और सेल्फी लेता है और ये कहा जा रहा है कि उसी ने सारी जानकारी इन शूटरों तक पहुंचाई कि वो कितने लोगों के साथ जा रहा है, उनके साथ गन है या नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है या नहीं है, ये सारी जानकारी उसने पहुंचाई। और अपडेट आपको जल्दी से इस पूरे मामले में दे लॉरेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड है और ये कहना है दिल्ली पुलिस का। यानी जो जांच अभी आगे चली उसके हिसाब से पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। नंबर 2 अपडेट, जनवरी 2022 से ये निशाने पर थे सिद्धू। यानी इससे पहले भी कई बार ऐसी साजिश का प्लान बनाया गया था। कनाडा से गोल्डी बरार कोऑर्डिनेट कर रहा था कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देना है। वहीं भटिंडा पुलिस ने केशव को अब गिरफ्तार किया है, जिसके बाद और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश होगी। 29 मई को
केशव ने सिद्धू के घर की रेकी की थी, कितने लोग आते हैं, कब मिलते हैं, वो कब बाहर निकलते हैं, ये सारी जानकारी हासिल की गई थी। केकड़ा निक्कू के साथ केशव ने रेकी की थी और ये माना जा रहा है इस हत्याकांड को देखने के बाद कि पूरी जानकारी उन हत्यारों के पास थी। केशव के साथ सहयोगी चेतन भी गिरफ्तार हुआ है। पुणे से गैंगस्टर सौरभ महाकाल भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये गिरफ्तारियां पुणे तक, क्योंकि जो शूटर थे वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब से उनका ताल्लुक नहीं था, ये हरियाणा, पुणे, राजस्थान यहां से भी आए थे और उसके बाद गाड़ियां बदल बदल कर वो वापस वहां से फरार हुए थे। तो अब देखिए, सवाल यही गहराता हुआ, आखिरकार सिद्धू के कातिल छिपे कहां है। 6 से ज्यादा टीमें इसके लिए देखिए पंजाब में गठित की गई है। 2 शूटरों पर दबिश की जा रही है। वहीं हरियाणा तक जांच की आज बढ़ती हुई 2 शूटरों की तलाश वहां से हो रही, क्योंकि वहां से शूटर पहुंचे थे पंजाब, राजस्थान से शूटर पहुंचे थे पंजाब और महाराष्ट्र के पुणे से भी। तो इन जगहों पर शूटर छुपे हो सकते हैं, उनको किन लोगों ने सहयोग किया, इन सब पहलुओं पर अब जांच आगे बढ़ रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है। पुणे से एक ऐसे शूटर की गिरफ्तारी भी हुई जो मूसेवाला के हत्यारे का काफी करीबी है। सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई ने क्या तिहाड़ जेल के अंदर ही मूसेवाला के मर्डर की ये सारी स्क्रिप्ट लिखी। मूसेवाला मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा, लॉरेंस ने लिखी सिद्धू की मर्डर की स्क्रिप्ट। पुणे से गिरफ्तार शूटर महाकाल बोलेगा, मूसेवाला मर्डर के हर राज खोलेगा। जिसका शक था, दिल्ली पुलिस ने उस पर मुहर लगा दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का मास्टरमाइंड निकला। माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बैठकर मूसेवाला के कत्ल की साजिश रची। एक जो मेजर क्रिमिनल था, जो कि मर्डर केस में उसकी अरेस्ट डली है, आज उसकी 13 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड भी पुणे रूरल पुलिस को मिला है। तो हमारी टीम कल से ही स्पेशल सेल की पुणे में है। तो महाराष्ट्र पुलिस से भी हमने कुछ इनपुट शेयर करी हैं। इनफैक्ट उनकी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी हमारे स्पेशल सेल की टीम में, जो मेन इन सब का ऑर्गेनाइजर है लॉरेंस बिश्नोई, उससे क्वेश्चनिंग कर रही है। दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर सिद्धेश हीरामल कामले उर्फ महाकाल को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जिस शूटर ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, ये महाकाल उसका काफी करीबी है और दोनों मिलकर कई बड़ी वारदात अंजाम दे चुके हैं। अब महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलकर महाकाल से एक एक राज उगलवाएगी। सिद्धू मूसेवाला केस में जो एक मेन कंफर्म शूटर जो अभी तक हमने एस्टैब्लिश किया है, ये उसका क्लोज एसोसिएट रहा है। जो अरेस्ट किया है, इसका नाम है सिद्धेश हीरामन कामले उर्फ महाकाल। ये मकोका केस में इसकी अरेस्ट हुई है और इसका जो क्लोज एसोसिएट है, अभी तक की जो हमारी ग्राउंड वर्क है उसके अनुसार ये किलिंग में शामिल है, जो इसका एसोसिएट है, जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है। इसने अभी तक जो इसकी हमने एस्टैब्लिश किया है हीरामन कामले का, इसने लॉरेंस के कहने पे पंजाब में एक इंसिडेंट किया है मोगा में, जिसमें गोली चलाई थी। उसके अलावा इसने और भी इंसिडेंट्स किए हैं यमुनानगर की बेल्ट में। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मूसेवाला मर्डर केस की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 4 टीमें कर रही हैं। अब तक दिल्ली पुलिस उन 5 चेहरों की पहचान कर चुकी है जो कत्ल में शामिल थे। हमारी टीम ने भी एटलीस्ट 5 लोगों का डेफिनेट जो एक है होना इस किलिंग में, उसका एस्टैब्लिश किया है। इसकी डिटेल्स हम कंसर्न्ड जो भी पुलिस फोर्सेस हैं, जहां जहां इन गैंग्स के क्राइम रहे हैं, उनसे शेयर कर रहे हैं, उनसे
बड़ा क्लोजली कोऑपरेट कर रहे हैं। इस समय सलमान खान को धमकी मामले में मुंबई पुलिस की टीम दिल्ली में है, जो लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान केस में भी पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मुंबई पुलिस के साथ मिलकर सलमान खान के केस में भी पूरी मदद कर रही है। ये जो अभी की लेटर है, इस पे अभी बॉम्बे पुलिस काम कर रही है, लेकिन लॉरेंस जैसे हमने पहले भी पास्ट में ये चीज़ हाईलाइटेड है कि इसने ओन भी किया था कि इन्होंने पहले उसको मारने की प्लानिंग करने की अटेम्प्ट करी थी। और इसके ज़्यादा इस वाले लेटर के बारे में हम अभी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मुंबई पुलिस इस पे अभी काम कर रही है। जो चीज़ें हमारे पास रेलेवेंट हैं, दे आर इंटरोगेटिंग हिम इन आवर कस्टडी, लॉरेंस इज इन आवर पुलिस कस्टडी रिमांड। तो जो भी फर्दर आपसे शेयर कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य राजवीर सादुल पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने मूसेवाला मर्डर केस के बाद एक ऑडियो वायरल किया था, जिसमें बताया था कि आखिर सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा गया। इसके साथ ही उसने अगला टारगेट सलमान खान को बताया था। पुलिस को उम्मीद है कि राजवीर से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि पुणे से गिरफ्तार शूटर महाकाल और दूसरे शूटर से पूछताछ के बाद मूसेवाला के कत्ल के हर राज से पर्दा उठ जाएगा। दिल्ली पुलिस ने अब यह साफ कर दिया है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई था, और लॉरेंस बिश्नोई का जो शूटर दिल्ली पुलिस की मदद से महाराष्ट्र में पकड़ा गया है, उसका एक करीबी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में शामिल था। यानी दिल्ली पुलिस अब मूसेवाला के कातिलों के बेहद करीब पहुंच गई है। कैमरामैन सचिन चंडोक और अमित भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस वक्त हर कोई यही जानना चाहता है कि कौन है वो शूटर जिन्होंने मूसेवाला पर गोलियां बरसाई थी। पुलिस ने अब तक कितने शूटरों को गिरफ्तार किया, बाकी फरार शूटर कहां हो सकते हैं, कत्ल की साजिश की जांच में पुलिस अभी कहां तक पहुंची है। तो आइए पंजाब पुलिस की अभी तक की पड़ताल पर एक नजर डालते हैं। 10 दिन हो गए मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस जैसे गोल गोल घुमा रही है। एक तरफ तो वो मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े 8 शार्प शूटर्स को पकड़ने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ वो मूसेवाला के असली कातिल का नाम 10 दिन बाद भी बताने में सक्षम नहीं है। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते। लगता है सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस के हाथ छोटे पड़ गए, जो असली कातिलों के गिरेबां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि उसने मूसेवाला के कातिलों को पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई हैं, जो 3 अलग अलग राज्यों में मूसेवाला के कातिलों को तलाश रही है। इसी कड़ी में पंजाब पुलिस ने महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब से 8 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है, जबकि हत्याकांड में शामिल 4 और लोगों को अब तक पकड़ा है। पंजाब पुलिस की माने तो राजस्थान से मूसेवाला के मर्डर के लिए हथियार शार्प शूटर्स को सप्लाई किए गए। पंजाब पुलिस को लगता है कि 8 शार्प शूटर्स में से 3 शार्प शूटर्स ने मूसेवाला का कत्ल किया है। इनमें मनप्रीत सिंह मन्नू, जो पंजाब में मोगा के खुसा से ताल्लुक रखता है, दूसरा जगपुर सिंह उर्फ रूपा, जो पंजाब के तरन तारण का है, और तीसरा नाम है हरकमल सिंह उर्फ रानू, जो बठिंडा का रहने वाला है। इन तीनों के अलावा पंजाब पुलिस ने जिन शार्प शूटर को अरेस्ट किया है, उनमें मंजीत उर्फ भाऊ और प्रियाव्रत उर्फ फौजी हरियाणा में सोनीपत के रहने वाले हैं, जबकि सौरभ महाकाल और संतोष यादव का ताल्लुक महाराष्ट्र के पुणे से है, और 8वां शूटर सौरभ बनुदा, जिसको राजस्थान के सीकर से गिरफ्तार किया गया है। अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है कि सिद्धू मूसेवाला पिछले 5 महीने से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर था। जांच में ये भी पता चला है कि मूसेवाला के मर्डर को अंजाम देने के लिए 2 लोगों ने रेकी की थी। पहली रेकी इसी साल जनवरी में प्रभदीप सिद्धू उर्फ पप्पी ने की थी। मुखबिर पप्पी से ये रेकी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने करवाई थी, जबकि दूसरी रेकी भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के इशारे पर ही करवाई गई, और ये रेकी संदीप सिंह उर्फ केकड़ा और निक्का सेन उर्फ निक्कू ने की थी। पुलिस ने केकड़े को सिरसा से पकड़ा है, जबकि निक्का तरन तारण से पकड़ा गया है। पुलिस की माने तो केकड़ा और निक्का दोनों अक्सर मूसेवाला के गांव मूसा जाया करते थे।
खासकर जब वहाँ कबड्डी का आयोजन होता था। केकड़ा की मौसी मूसा गांव में ही रहती है। केकड़ा शार्प शूटर जगरूप उर्फ रूपा के इशारे पर काम कर रहा था और ये तीनों 29 मई यानी जिस दिन मूसेवाला का मर्डर हुआ, बाइक पर मूसा गांव आए थे। उस दिन शूटर रूपा मूसेवाला के घर से कुछ दूरी पर उतर गया था ताकि वो मूसेवाला का पीछा कर सके, जबकि केकड़ा मूसेवाला की मिनट दर मिनट सारी जानकारी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को पहुंचा रहा था। सूत्रों की माने तो गोल्डी बराड़ फोन पर मूसेवाला के घर में काम करने वाली किसी महिला से भी बातचीत कर रहा था और उसके आगे की कहानी की पड़ताल में पंजाब पुलिस अब भी जुटी हुई है और वो लगातार दो मुखबिरों केकड़ा और पप्पी से सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। कानपुर दंगों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। दंगों के मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं जफर हाशमी की पत्नी उज़मा भी पुलिस के रडार पर है। आरोप है कि वो साजिश में बराबर की हिस्सेदार थी। कानपुर दंगों का मियां बीवी कनेक्शन, हिंसा में मियां मास्टरमाइंड, बीवी एडमिन। जफर हयात हाशमी तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, अब बारी उसकी बीवी यानी उज़मा हाशमी की है। उज़मा का दंगा कनेक्शन तब सामने आया जब पुलिस ने पकड़े गए जफर के फोन को खंगालना शुरू किया। पुलिस उसके व्हाट्सएप चैट और बाकी सोशल मीडिया खातों की जांच करना चाहती थी। जब इन खातों की पड़ताल शुरू हुई तो पुलिस को पता चला कि जफर कई व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल था, जिन्हें या तो डिलीट कर दिया गया या जफर को इनसे बाहर कर दिया गया। जांच आगे बढ़ी तो ये भी साफ हो गया कि ये काम किसी और ने नहीं, खुद जफर की बीवी उज़मा का था। जांच का पूरा विषय था कि ये जो पुलिस के पास फोन्स थे ये जांच में काम आ सकते थे। ऐसा क्या हुआ कि आपको वो डिलीट करने की जरूरत पड़ी? अच्छा, तो पुलिस पे हम पूरा भरोसा कर लें? अरे पुलिस पे हम 1 रुपए का भरोसा नहीं करते, 1% का भरोसा नहीं करते। पुलिस इतने झूठे झूठे एलिगेंस लगा रही है, सच्चाई सामने लाइए ना। हम तो कह रहे फोन आपके पास है, आप सारे रिकॉर्ड निकाल लीजिए, सारे रिकॉर्ड निकाल लीजिए। पुलिस का दावा है कि जफर हाशमी के पीएफआई से कनेक्शन को लेकर पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। पीएफआई के जिन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे जफर की बातचीत और चैट का रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जफर की बीवी उज़मा भी गुपचुप फंडिंग के तौर तरीके समझने के लिए कुछ संदिग्धों के संपर्क में थी, लिहाजा वो भी पुलिस के सीधे रडार पर है। जो पकड़े गए वो किस किस से मोबाइल से टच में थे, उसका भी एक हम लोग सीडीआर एनालिसिस करके निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम सब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारा ये उद्देश्य है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल ना जाए। उज़मा पर क्या आरोप है, समझिए। कई व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बंद की अपील, पुलिस के निर्देश के बावजूद लोगों को उकसाया, फंड इकट्ठा करने में पति की मदद का शक, पीएफआई सदस्यों के साथ साजिश में शामिल, साजिश के सबूत मिटाने की कोशिश, पति के फोन से व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट किए, दंगों की जांच कर रही एसआईटी ने की पूछताछ। पुलिस पे हम 1 रुपए का भरोसा नहीं करते, 1% का भरोसा नहीं करते। पुलिस इतने झूठे झूठे एलिगेंस लगा रही है, सच्चाई सामने लाइए ना। हम तो कह रहे फोन आपके पास है, आप सारे रिकॉर्ड निकाल लीजिए, सारे रिकॉर्ड निकाल। उज़मा बार बार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है, खुद को बेकसूर बता रही है, लेकिन आखिर में ये भी मान रही है कि गलती हो जाती है, माफी भी मिल सकती है। 3 साल का एसडीआर रिकॉर्ड है जफर हाशमी का, निकलना चाहिए कि उनका किससे किससे लिंक है, कहां कहां से क्या ताल्लुक है। मैं चाहती हूँ अगर जांच में ऐसा कुछ निकलता है, पुलिस की ये एस्टैब्लिश होता है, तो क्या आप तैयार हैं उस चीज के लिए कि उनको जेल भेजा जाए और वो आप एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं, मैं तो किसी चीज के लिए तैयार नहीं हूँ भाई। अगर मुझे वाइफ के तरीके से अगर आप देखा जाएंगे तो मैं कहूंगी बिल्कुल बेकसूर है, उनको फौरन घर छोड़ दिया जाए। हम लोग सब लोग हैं, आप हैं, हमें सब तरह गलतियां करते हैं, माफ भी करी जाती है। उज़मा से पूछताछ का एक दौर पूरा हो चुका है। एसआईटी को कुछ सुरागों और सबूतों की तलाश है। माफी मिलेगी या सजा, ये कानपुर पुलिस और योगी सरकार को तय करना है। कानपुर से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर हिंसा की जांच की रफ्तार तेज है, अब तैयारी है उपद्रवियों पर बुलडोजर चलाने की। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच हिंसा में पीएफआई के कनेक्शन से हड़कंप मचा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अब ये कहा है कि कुछ की और गिरफ्तारी आने वाले दिनों में हो सकती है। साजिश थी बड़े उपद्रव की, और जो साजिश थी वो कानपुर में 3 जून को सच भी हो गई।
पीएफआई ने जैसा चाहा कुछ वैसा ही हुआ शहर की सड़कों पर। उपद्रवी उत्पात मचाने लगे, ऊंची इमारतों से पत्थर बरसाने लगे, पेट्रोल बम से भी हमले की तैयारी थी। अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो गवाही दे रहे हैं कि हिंसा के पीछे पीएफआई एक्टिव मोड में था। कानपुर पुलिस की पीएफआई कनेक्शन वाली थ्योरी सच होती दिख रही है। पुलिस ने अब तक पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें पहला नाम है मोहम्मद उमर, दूसरा सैफुल्ला और तीसरा पीएफआई सदस्य है मोहम्मद नसीम। तीनों आरोपी सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के बाद भड़के दंगे में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। कानपुर हिंसा को लेकर तीनों पर आरोप है कि इन्होंने पत्थरबाजों को जुटाने का काम किया था। उमर, सैफुल्ला और नसीम तीनों लगातार मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी के संपर्क में थे। कानपुर पुलिस ने पीएफआई के 5 सदस्यों की पहचान भी की है। 2019 से ही सभी पुलिस के रडार पर थे। अब कानपुर हिंसा की जांच में पीएफआई सदस्यों के संबंध हिंसा से जुड़े पाए गए हैं। 2019 में ये 5 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से 3 को अरेस्ट करके भेजा गया है। चौथा बीमार है, अभी घर पर ही है। 5वां करीब 1.5-2 साल से अपने। तो ये 2019 में आइडेंटिफाई किए गए थे और वर्तमान परिवेश में इनका कुछ लिंक मिल रहा था, जिसी में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कानपुर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा जफर हयात हाशमी का अब तक पीएफआई से डायरेक्ट कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस को शक है कि वो जानबूझकर पीएफआई से सीधे संपर्क में नहीं था और पर्दे के पीछे रहकर फंडिंग जुटाने में लगा हुआ था। माना जा रहा है कि फंडिंग जुटाने में जफर हयात की पत्नी की भी अहम भूमिका थी, लिहाजा कानपुर पुलिस ने उससे भी मंगलवार को सवाल जवाब किए। जोया हयात हाशमी कई व्हाट्सएप ग्रुप की सक्रिय सदस्य थी। कुछ ग्रुप की एडमिन भी थी, जिनमें कानपुर में बाजारबंदी कराने को लेकर चैट होने की बात कही जा रही है। ज़ारा पर कई चैट डिलीट करने का भी आरोप है। पीएफआई एंगल से पुलिस बता रही है लगातार, उस पर आप क्या कहेंगे? अब पुलिस का तो काम ही है, वो तो अपना कहती रहेगी। अब एविडेंस दिखा दें, प्रूफ कर दें, सीबीआई जांच करा दे, पीवीआर जांच करा दे, सब जांचें करा देंगे, क्लियर हो जाएगा। काम पुलिस का। जफर हयात हाशमी के घर वाले सवाल उठा रहे हैं कि कानपुर पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये खेल खेल रही है। पुलिस और पुलिस की बातें, ये दोनों मेरे नजरों में फेल हैं। हमेशा पुलिस ने झूठ बोला है और इतना बड़ा जो झूठ का भंडार लाके पेश किया गया है, इसमें पुलिस सिर्फ और सिर्फ पुलिस का खेल है। ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये राइट टाइम पे अगर परेड चौराहे पे होते, जहाँ जहाँ ये बवाल हुआ है वहाँ पे होते, तो शायद दंगा ना भड़काया जाता। आप पहुँचे नहीं वहाँ पे, आप कुछ कर पाए नहीं, तो ये हायद फराजी मुल्जिम है। तो ये बातें बनाना बंद करिए, आरोप सिर्फ न्यायालय में होगा। जांच पर उठे सवालों के बीच पुलिस मान रही है कि पीएफआई के कुछ सदस्य अभी भी कानपुर में मौजूद हैं। अभी जांच तो शुरू हुई है, अब देखना है कि पुलिस कैसे पूरे मामले की गुत्थी सुलझाती है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और कानपुर से संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक ब्यूरो।